तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर्स स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ऑल द काउंटिंग नंबर, जितने भी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। राइट। जितने भी नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स जो हम काउंट कर सकते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 ये सब काउंटेबल हैं, डैश 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 डैश, तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा होल नंबर्स। सेकेंड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा W से। W इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे 0 along with all natural numbers are together are called whole numbers। इसका क्या मतलब है? जीरो, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड कर दें तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। तो वही लिखा है, 0 along with all natural numbers together are called whole numbers। अब इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। होल नंबर्स को अभी आपको बताया W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 भी हमने इसमें ऐड कर दिया, बाकी सारे वही नंबर नेचुरल नंबर्स जो थे, अप टू डैश 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 डैश, दीज आर द होल नंबर्स। क्लियर है? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि काउंटेबल हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और हमारे होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम 0 भी उसमें नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है हमारा, दैट इज़ द इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं हमारे रिप्रेजेंट किए जाते हैं I से। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? ऑल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स are called integers। इसमें क्या आता है? जैसे ये एक नंबर लाइन है, बीच में हमारा 0 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 से राइट हैंड साइड ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। 0 से लेफ़्ट हैंड साइड जितने भी होंगे ये सारे हमारे ये नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, अगर इन तीनों को मिला दी जाए तो हमारे क्या बनते हैं? इंटीजर्स। वही लिखा है, ऑल नंबर्स पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब मैं इंटीजर्स जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब इसमें आप देखिए 0 भी आ गया, राइट। ये देखिए नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, राइट। और इधर देखिए ये पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। ये पॉजिटिव हैं, ये हमारा 0 है और ये नेगेटिव नंबर है।
तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव, ज़ीरो एज वेल एज पॉजिटिव, दीज आर नोन एज द इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers। जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन अगर उनको मिला दिया जाए तो हमारे क्या बनते हैं? रियल नंबर। अब आप बोलोगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो मैं आपको अब बता रही हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पर Q आपका ज़ीरो हो गया तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इस बात का ध्यान रखना। सपोज अगर मैं लिख दूँ 1/0, इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो Q कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसलिए हमारा Q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऑल इंटीजर्स। और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे, ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में? एज रैशनल नंबर्स। तभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो होंगे वो सारे रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सपोज 7 है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/1। तो ये हमारा क्या हुआ? रैशनल नंबर। सपोज हमारा 5 है, 5 और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/ लिखा जा सकता है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तभी आपको बताया था जितने भी इंटीजर्स हैं, 7 क्या है? हमारा इंटीजर है, 5 हमारा क्या है? इंटीजर है। जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम किससे? रैशनल नंबर को मैंने अभी बताया हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स which cannot be expressed in the form P/Q, ऐसे रियल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, एंड whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपको बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये आप दो वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए पहले, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अब मैं आपको बताऊंगी नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स
जो हमेशा चलता रहेगा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल शब्दों में, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, या जिसका जो रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। जैसे अगर मैं डिवाइड करती हूँ 3 नो, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो हमेशा चलता रहेगा, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब हम चलते हैं कौन सा टर्म थी, नॉन रेकरिंग क्या होती है, नॉन रेकरिंग मीन्स नॉट रिपीटेड, जो रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटेड। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, 7.0100100001 डैश 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 डैश। अब इसमें देखिए ये रिपीट तो नहीं हो रही ना, यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, ऐसे ऐसे। ये नॉन रिपीटेड है, मतलब ये रिपीट नहीं करेगा। और अगर हम रिपीटिंग की बात करें, रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स लाइक जैसे 3.33333, ये हमारे रिपीटिंग होंगे, ठीक है। और नॉन रेकरिंग आपको मैंने समझाई दिया। अच्छा, जितने भी हमारे रूट्स होते हैं, ऑल रूट्स लाइक √2, √3, √4 मत ले लेना, क्योंकि वो √4 का तो आंसर ही 2 हो जाएगा। ऑल रूट्स प्राइम नंबर्स, यस, प्राइम नंबर्स वाले। प्राइम नंबर्स आगे बताऊंगी क्या होते हैं। जो भी प्राइम नंबर्स में रूट होंगे, प्राइम नंबर्स के सिर्फ, वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। पाई भी ले सकते हैं, पाई, दीज आर ऑल आर इरेशनल नंबर्स। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, वो नेचुरल नंबर्स जो 1 से तो ज़्यादा होंगे, विच आर डिविजिबल बाय 1 and the number itself are called प्राइम नंबर्स। कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, क्या लिखा है, द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा, विच आर डिविजिबल बाय 1। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जो एक, विच आर डिविजिबल बाय 1, जो एक तो एक से जाएंगे, एंड द नंबर इटसेल्फ दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक 3 हम एग्जांपल लेते हैं। 3 देखो 1 पे जाता है, 1 × 3, और एक इटसेल्फ लिखा ना, इटसेल्फ मीन्स अपने नंबर पे, सो 3 1 3। तो दीज आर द 3 इज़ अ प्राइम नंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स। ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, दैट इज़ क्या होंगे वो, अभी आपको बताया, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक 1 होगा और वो नंबर, और एक नंबर वो इटसेल्फ होगा, खुद का नंबर होगा। जैसे एग्जांपल अभी बताते हैं, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 11 इज़ अ प्राइम नंबर। और भी बहुत प्राइम नंबर है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक एक एक्सप्लेन करती हूँ।
अगर हम 2 की बात करें तो 2 1 ज़ा 2, ये इट सेल्फ पे हुआ और एक 1 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर हम 3 की बात करें तो एक तो 1 के टेबल पे जाएगा ये, और एक अपने नंबर पे 3 पे, तो 2 ही फैक्टर होंगे। 5 की बात करें तो 1 इंटू 5 और या 5 इंटू 1। फिर आते हैं 7 पे। 7 के क्या होते हैं, या तो 1 पे जाएगा या फिर अपने नंबर पे। उसके बाद 11 की बात करें, 11 की या तो 1 पे जाएगा या फिर 11 पे ही जाएगा अपने नंबर पे। सो दीज आर ऑल द प्राइम नंबर्स। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बच्चों को पता ही नहीं होती वो क्या है, जो 1 होता है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 हमारा कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। इसको किसी और रंग कलर से लिख देते हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता बिकॉज इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। इसलिए 1 कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा कंपोजिट नंबर। रियल नंबर्स को करने से पहले जब तक ये आपको डेफिनेशंस नहीं आएंगी तब तक हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ये डेफिनेशंस क्लियर कीजिए, ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। वैसे 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे डेफिनेशंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। द नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1 itself and any other numbers are called composite numbers। देखो क्या लिखा है, इसका हिंदी में छोटा सा मतलब बताती हूँ। द नेचुरल नंबर्स कि हमारा द नेचुरल नंबर, पहली बार नेचुरल नंबर होगा, विच आर डिविजिबल बाय 1, एक तो 1 से होगा, इट सेल्फ एंड एनी अदर नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब जिसके दो, मोटी सी बात है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और सो ऑन, और भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ETC लिख दीजिए। जैसे अब 4 का लें तो एक तो 1 पे जाएगा, 1 4 ज़ा 4, इट सेल्फ लिखा हुआ है, 4 1 ज़ा 4। और बताइए 2 का हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो अभी आपको बताया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। क्या चीज़ है वो? 1 जो है हमारा, 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर, ना ही वो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना ही हमारा प्राइम नंबर में आता है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर में आता है। बच्चों को नहीं पता होता, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 क्या हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर वीडियो को दोबारा देखिए, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज़ थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1.1, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज़ ल्यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। द थ्योरम नेम इज़ ल्यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या थ्योरम कहती है ये थ्योरम क्या कहती है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying क्या, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरम क्या है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप कहोगे मैम ने तो पता नहीं क्या लिख दिया, ये तो बड़ी बोरिंग सी लिख लग रही है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, ये हमने पिछली क्लास में, याद है आपको, रिमाइंडर थ्योरम कर रखी है, करी हुई है या नहीं करी हुई, वही है ये रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बताइए मुझे, रिमाइंडर थ्योरम हमने क्या कर रखी है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिविडेंड डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही कहती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम कि नहीं। इसी पे ये आपकी थ्योरम बेस है। इसमें ए क्या है, ए हमारा डिविडेंड है, बी क्या है हमारा, बी हमारा डिवाइज़र है, क्यू क्या है, ये हमारा कोशेंट है, और आर क्या है हमारा, ये हमारा रिमाइंडर है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं, 13 लेते हैं, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 3 ज़ा 12, इसमें से माइनस करा तो ये 1 बचा। 4 क्या है यहाँ पे हमारा डिवाइज़र, ठीक है। 13 क्या है हमारा, 13 इज़ डिविडेंड, 3 क्या है हमारा कोशेंट, और 1 क्या है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, डिविडेंड, अभी आपको बताया डिविडेंड क्या है, 13 इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिवाइज़र 4 मल्टीप्लाई कोशेंट क्या 3 प्लस रिमाइंडर इज़ 1। तो वही लिखा हुआ है उसने, थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, वो क्या कहती है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैंने आपको ये थ्योरम लिखवाई है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो होनी चाहिए, देखिए क्या लिखा है मैंने, आर की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल, ये लिखा ना इक्वल, लिखा हुआ है ना जीरो के इक्वल, या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो, बट बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का लिखा ना, आर इज़ लेस देन बी, बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। आर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है। आर की वैल्यू, क्योंकि ये इज इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन एंड इक्वल टू, जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल, बट बी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेट अस सी हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा ही लगाना है, और हमारे पास वो कहता है क्वेश्चन है 4 5 5 एंड 42, ठीक है। अब इसको नंबर हम मान लेंगे, ये क्या है हमारा ए है, और ये क्या है हमारा बी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 42 को से 4 5 5 को, तो कितना आएगा, 42 1 ज़ा 42 माइनस करा 3 5, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 0 लगी तो ये कितना आ गया 35। तो अब इसमें पुट करेंगे, हम लिखेंगे कैसे, ये आपको इक्वेशन का पता ही है आपको, ए इज़ इक्वल टू, ये याद होनी चाहिए, बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा, ये नंबर डिविडेंड, ये आप इसमें आपको बताया ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। ए क्या है डिविडेंड, डिविडेंड कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 4 5 5। बी क्या है हमारा डिवाइज़र, डिवाइज़र फॉर्मूला वही है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस
रिमाइंडर, डिवाइज़र कितना है हमारा 42 इंटू क्वोशंट कितना आया हमारा 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा 35। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब 35 इसको हम अंदर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 42 से, जो हमारा डिवाइज़र था। 42 को हम अंदर रखेंगे और 35 को बाहर रखेंगे। इसको डिवाइड कीजिए, 35 1 ज़ा 35 माइनस करा कितना आया 7। अब दोबारा कैसे लिखेंगे, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब हमारे पास जो नंबर बचा था वो क्या आया है हमारा 42 को इधर लिखेंगे फॉर डिविडेंड इज इक्वल टू, इस केस में अब हमारा देखिए डिविडेंड क्या है 42, डिवाइज़र कितना है 35 इंटू क्वोशंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 7। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं, पूरा रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, 7 आया ना हमारा रिमाइंडर। अब ये 35 जो है, ये 35 जो है, अब ये अंदर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 7 5 ज़ा 35। अब आप देखिए ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया है, क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस केस में, इस वाले केस में देखिए अब हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कितना है 35, तो 35 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है 7 इंटू क्वोशंट कितना है 5 प्लस 0। जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, अगर वो पूछे, ये तो यहाँ तक, ये तो हमारा हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लैम्बडा कि कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है। अगर वो इसी में कहे हमने HCF निकालना है इसी क्वेश्चन का, तो HCF क्या होगा, जो लास्ट डिवाइड जिससे हमने डिवाइड किया है, और वो लास्ट हमारा डिवाइज़र क्या था 7, तो इसका HCF क्या होगा हमारा 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया यूक्लिड्स डिवीज़न क्या कहती है ये फॉर्मूला। अब जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यूक्लिड्स का ही, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 135 एंड 225, इसका निकालना है हमने। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास हमने बड़ी डिजिट कौन सी है 225, उसको अंदर रखेंगे और छोटी वाली से डिवाइड करेंगे, यही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर करते जाते हैं, जिससे क्या है, क्योंकि वो बड़ा होता है तो हम इधर ही करते हैं। 135 अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, और 225 अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हमारा, अब आप बताइए डिविडेंड क्या है, व्हाट इज़ डिविडेंड इन दिस क्वेश्चन। डिविडेंड हमारा क्या है 225, यही डिविडेंड है, तो यहाँ लिख लीजिए डिविडेंड इज़ 225 और डिवाइज़र क्या है हमारा 135। अब इसको डिवाइड कीजिए, 135 1 ज़ा 135, इसको माइनस करा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो डिवाइज़र था उसको हम अंदर रखेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर। तो 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, वो बड़ा हो जाएगा, 91 ज़ा 90, इसको माइनस करा कितना आया 13 में से 9 गए 4। अब क्या करेंगे 90, ये जो हमारा डिवाइज़र है, अब हम इसको अंदर रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, इस केस में हमने इसको अंदर रखा था, अब 90 को हम रखेंगे, 45 2 ज़ा 90। देखिए अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको ये बताया HCF जो होता है वो लास्ट जो भी डिवाइज़र रहेगा। अब इस क्वेश्चन में लास्ट डिवाइज़र क्या है हमारा, वो हमारा 45 था, तो इसका HCF कितना आएगा, HCF कितना रहेगा हमारा 135 और 225 का वो रहेगा हमारा 45। अब यूक्लिड्स से देखते हैं, यूक्लिड्स वाला किससे क्या था, यूक्लिड्स हमारा क्या कह रहा था। देखिए यूक्लिड्स हमारा फॉर्मूला बता रहा था, एक मिनट रुकिए,
या ये यूक्लिड्स हमारा क्या फॉर्मूला बता रहा था, a इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला था यूक्लिड्स का, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने करना है। तो a क्या है हमारा, a क्या है हमारा डिविडेंड 225, तो 225 इज़ इक्वल टू b क्या है डिवाइज़र 135 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 90। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में अब आप बताइए, यहाँ तक हो गया। अब इस केस में डिविडेंड कितना है 135, तो इस वाली टर्म को लेंगे 135 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र कितना है 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट केस में देखिए, इस केस में इसमें बताइए डिविडेंड क्या है 90, तो ये 90 हमारा इधर रहेगा। डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए वहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी थ्योरम रहेगी दैट इज़ 1.2। थ्योरम का नाम क्या है हमारी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है थ्योरम, देखिए एवरी, पहले ये लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। हाँ जी, क्या मतलब है इसका, देखिए क्या लिखा है मैंने, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होगा जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, जैसे यहाँ पे क्या मतलब है, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज का क्या मतलब है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया सपोज 10 का एग्जांपल लिया। 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। सो 10 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 इंटू 5, तो वो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज। तो वो क्या कह रहा है, आप देखिए एवरी कॉम्पोजिट नंबर बता दिया, दो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये भी किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स ये आए हैं, देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, पीछे आपको बताया है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, बिल्कुल यूनिक होगी, ये देखिए यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। अपार्ट मीन्स, अगर देखिए मैं इसको 10 को ऐसे भी तो लिख सकती थी, एक मिनट, ये 10 का मैंने लिया, हो सकता है मैं इसको पहले 5 से कर देती, तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आते, 5 इंटू 2, मतलब ऑर्डर आप जो मर्जी लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, यही लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। मतलब 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 10 को हम 5 इंटू 2, रिज़ल्ट वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है ऑर्डर मैटर नहीं करता।
ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कहता है एक्सप्रेस करना है नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, सपोज़ हम ले लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, सिंपल नंबर ही लेते हैं, 3825 ले लेते हैं सपोज़ 3825। ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका कैसे करेंगे देखिए, 3825 ये 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 3 पे चला जाएगा, आई थिंक 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे देखते हैं, 5 8 40 और 5 5 25। वेरी गुड। फिर 5 पे गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। फिर ये 17 पे गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार आया है, 3 3 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है और 17 1 टाइम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स है मतलब 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। सपोज़ जैसे अब इसको इसी को ही हम क्वेश्चन को ही लेते हैं, 3825 को अगर मैं इसको 5 से शुरू करूँ, 5 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर किस पे गया ये, 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 7 में 5 के 2, 5 5 25, 5 7 35। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 5 7 35, 8 में से 5 के 3, फर्स्ट में गड़बड़ हो गई, यहीं पे डिवाइड गलत हो गई है, आगे तो क्या ठीक होगी, रुक जाओ। ये आएगा 5 7 35, 8 में से 5 गया 1 2 3 3 32, 5 6 के 30 और 5 5 25। अब आएगा 5 एकम 5, 2 5 5 25 और 5 3 15। अब ये 3 पे जा सकता है, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर ये 3 पे चला जाएगा मेरे हिसाब से, 3 एकम 3 और 3 7 21। फिर देखिए 17 एकम 17। तो मतलब कि 3825 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17। और पीछे देखिए जो आया था वो भी सेम है, पहले 3 का स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर आया, फिर 17। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे मर्जी कीजिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब हम देखते हैं कि इसमें फर्दर अब नेक्स्ट जो है टॉपिक कि एलसीएम और एचसीएफ का है। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड verify LCM into HCF is equal to product of two numbers। और क्वेश्चन है हमारा 26 एंड नंबर्स हैं हमारे 26 एंड 91। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर लेते हैं, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 13/1। तो और 91 का भी निकाल लेते हैं, 91 का रहेगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 3 पे नहीं जाएगा, 7 पे करें, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और 13 1 ज़ा 13। तो 26 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे आए हैं 2 इंटू 13 और 91 के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे आए हैं 7 इंटू 13।
अब देखिए हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान रखना, एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो सिर्फ एक बार आता है। तो क्या आ जाएगा, 13 हमारा कॉमन पार्ट है, दोनों में आ रहा है 13 13, तो ये एक बार लिखा जाएगा, बाकी के जो नंबर हैं वो एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 13 2 26 और 13 2 26, 26 7 182। ठीक है, अगर आप देखो 26 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42 और 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया ना। अब आता है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो कॉमन आ रहा है हमारा, इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 13 कॉमन आ रहा है, तो ये HCF हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब आती है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन में उसने क्या बोला था, वेरिफिकेशन में देखिए उसने बोला था वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। सबसे पहले हम एलसीएम और HCF का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। एलसीएम कितना आया था हमारा 182 और HCF कितना आया है हमारा 13। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 182 की 13 के साथ, 3 दूनी 6 8 24, 3 2 5 1 2 8 1 6 प्लस कर दो 4 और 2 6 8 13 और 2 1 और 1 2, तो ये आ गया 2366। राइट हैंड साइड पे क्या था वेरिफिकेशन में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम टू नंबर्स की प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या थे हमारे क्वेश्चन में, देखिए क्या है 26 और 91, तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करके चेक करते हैं। 1 6 6 1 2 2 9 6 54 9 2 18 19 भी 1 बाई 23, इसको प्लस कर देते हैं 6 6 3 2, ये कितना आया 2366। देख लीजिए ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बिल्कुल सेम इक्वल है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गिवन है HCF of two numbers that is 6 5 7 is equal to 9। HCF दो नंबर्स का हमें 9 गिवन है, कहता है फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या रहता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब HCF कितना है, HCF उसने बताया है, HCF हमारा कितना गिवन है 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर दीजिए, HCF की जगह 9। LCM उसने कहा फाइंड करना है, तो LCM की जगह LCM लिख दीजिए। दो नंबर्स का प्रोडक्ट वो आपको गिवन है 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक है, निकालना क्या है हमने LCM, तो LCM को यहीं लिखा रहने दीजिए। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी अगर कोई लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस का साइन कि माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस का साइन राइट हैंड साइड में जाके प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे 9 इंटू LCM में 9 मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 पे क्या जा रहा है, 9 3 27, यस 9 पे सीधा जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 10 में से 7 गए 3, 9 चौके 36, तो अब 657, तो ये आया आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 657। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है आंसर। 7 चौके 28, 2 5 चौके 20 और 2 22, 6 चौके 24 25 26, 7 21, 5 15, 2 17, 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 10 11 12 और 1 और 1 2, तो 22338 आ रहा है इसका आंसर, 22338। ये पार्ट हमारा रफ है, तो आप लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 22338। तो मेरी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।